हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A to Z इंग्लिश क्लासेस। दिस इज JS कुंदन सिंघानिया। आज हम लोग हिंदी का एक स्टोरी, एक आत्मकथा है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जूठन, जिसका नाम है जिसका शीर्षक है जूठन। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आज तो हम इसके राइटर के बारे जानेंगे बिल्कुल डिटेल्स में, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं। हर चैप्टर में कोई सा भी चैप्टर हो, सबसे पहले उसका राइटर के बारे पढ़ते हैं, फिर उस चैप्टर को फिर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इसी चैप्टर से रिलेटेड है। हमारे समाज में आजकल जो जात पात, ऊंच नीच जो देखा जाता है, ये आज से ही नहीं है। ऐसा आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और ऐसा मानते हैं कि ये जात पात ये बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अभी भी ये हमारे समाज में एक्टिव है। तो ये जो जात पात जो है, ये आज से नहीं है, बल्कि पूर्वजों से ये ऐसा चलता आ रहा है। इसी से संबंधित ये कहानी है। जब ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले 4 वर्ण होते थे, यानी 4 तरीके के जाति माने जाते थे। सबसे उच्च जो माने जाते थे वो ब्राह्मण, जिनको कि भगवान के बाद माना जाता था, उनको ब्राह्मण का स्थान। दूसरे थे क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होते थे वो राज करते थे। तीसरे थे वैश्य। वैश्य जो वैश्य किसको कहते थे, तो जो व्यापारी लोग होते थे, यानी जो व्यवसाय से संबंधित लोग होते थे वो। और चौथा जो होते थे वो होते थे शूद्र। एक बार फिर से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र जो होते थे यानी छोटे जात के लोग माने जाते थे। और उनकी जो दशा थी शुरू से ही वो ऐसी थी, कल्पना कर सकते हैं आपको मैं बताता हूँ कि शूद्र का जो उस समय स्थान था, ऐसा था कि वो जो है किसी ब्राह्मण के या क्षत्रिय के नज़र में ना आए, ऐसा होता था। आप जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ मेंशन किया गया है कि ऐसे उस समय में भी ऐसा होता था कि जो शूद्र लोग होते थे उनसे क्या है कि एक दास की तरह, दास का मतलब होता है नौकर, वैसे वो काम करवाया करते थे। और उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते थे, रुकावट होते थे। मतलब क्या, उसमें उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध होते थे। जैसे कि जिस कुआं जिस कुआं से क्षत्रिय ब्राह्मण ये सभी पानी पीते हैं, वो नहीं पी सकते हैं। कितनों प्यासा रह जाए, उनके सामने कुआं हो, फिर भी वो पानी नहीं पी सकते थे, चाहे उनकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, ऐसी स्थिति थी। वैसे स्थान पे नहीं जा सकते थे जहां पर कि उच्च जाति के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय ये सब वहां जाते हो, वैसे जगह नहीं जाया जाता था। यहाँ तक कि ये लिखा हुआ है कि जहां से ब्राह्मण गुजर रहे हो उस समय में शूद्र को वहां पर उपस्थिति नहीं रहना चाहिए था। अगर वह देख लेते थे तो उसे अशुभ माना जाता था और उसे यातनाएं, सजा दी जाती थी। ये था उस समय का काल। तो उस समय के काल से धीरे धीरे इसमें सुधार आया है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोग संघर्षरत रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें इस भेदभाव की आग में जले हैं और इसको दूर करने के लिए संघर्ष किए हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि मैं भारत की अगर बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि जिनको बाबा साहेब भी बोलते हैं हम लोग, वो भी इस जाति के भेदभाव के शिकार हुए हैं, है ना। वो एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन जब वो बम्बई में, बम्बई जो कि आजकल हम उनको मुंबई बोलते हैं, उस समय बम्बई ही बोला जाता था। उस समय जब वो वहाँ रहते थे, नौकरी करते थे, तो ऐसा माहौल था कि उनको अपनी जाति को छुपाना पड़ता था। अगर वो उनकी जो वास्तविकता जाति जो थी शूद्र की, अगर वो उस जाति को अगर बता देते कि मैं इस जाति का हूँ, तो जो घर उनको किराए पे मिलता था वो नहीं मिल पाता। कोई उनको किराए के लिए वो घर नहीं देते थे, क्योंकि ये शूद्र जाति के, ये से लेकर के तो अपनी जाति को छिपा करके वहाँ रहते थे। ऐसी विडंबनाएं हैं हमारे समाज में। जबकि बम्बई जो है उस समय उन्नत शहर था, वहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी ऐसा माहौल था। बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, जैसे अब्राहम लिंकन,
का नाम आप सुनेंगे, वो भी नस्ल भेद, गोरा काला इन सब को लेकर के भी वो उनके ऊपर ऐसा भेदभाव किया गया था। ये अमेरिका के थे, भारत के नहीं। उसी में से ऐसे ही भेदभाव की आग में बहुत सारे लोग जले हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, अपनी आवाज़ को समाज के सामने रखे हैं कि आखिर ये भेदभाव क्यों है। उसी में से एक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनके बारे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये भी एक शूद्र जाति के, यानी कि जिनको कि जो जाति के लोग, बड़े बड़े जाति के लोग होते हैं, जिन्हें जो लोग कहते हैं शूद्र जाति यानी छोटे जाति के लोग, वैसे ही थे ये। और इनके ऊपर क्या क्या बीतती है, क्या क्या चीज़ इनको सहना पड़ता है इस समाज में रह करके, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो करके भी क्या क्या यातनाएं इनको सहनी पड़ती है, वो इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जरा इस चैप्टर, इस पार्ट को। जूठन, इसका नाम है जूठन। जूठन का मतलब आप सिंपल से समझिए, जूठन का मतलब जूठा किया हुआ। जूठा किया हुआ मतलब जैसे कोई थाली, जैसे कोई खाना है रखा हुआ, आप उसको थोड़ा सा खा करके छोड़ दिए तो वो क्या हो गया, जूठा, यानी जूठन है। ये जूठन है क्या आखिर, तो ये आत्मकथा है। हिंदी में कहते हैं इसको आत्मकथा, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑटोबायोग्राफी। मैं बताया था एक बार, और ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर है, एक बार फिर से समझेंगे। एक होता है ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, जो व्यक्ति खुद से अपने ही बारे में पूरा अपनी जीवनी लिखे, वो कहलाता है आत्मकथा। और कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी को लिखते हैं, उसको कहा जाता है बायोग्राफी, यानी कि कथा जो है। जूठन यानी कि ये जो है ये एक आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है ये। जूठन आत्मकथा है। ये किनकी आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। और ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड क्या, इसमें ये सीख मिलता है इस पार्ट में को जब हम पढ़ेंगे कि एक समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हुए, प्रतिष्ठित का मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति होते हुए भी सिर्फ एक जात को लेकर के क्या क्या इनको सहना पड़ता है, किस तरीके से समाज में इनका सामना करना पड़ता है विभिन्न स्थितियों से, उनके बारे में जानेंगे। तो जूठन जो है एक आत्मकथा है। वो आत्मकथा किनका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, यानी इन्होंने खुद लिखा है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। और ये कब लिखे थे, तो 1997 ईस्वी में, यानी 1997 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। 1997 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था जूठन। और इसके जो राइटर है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आज इन्हीं के बारे हम जरा डिटेल से पढ़ेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 1950 ईस्वी में और मृत्यु 2013 ईस्वी में है। चूंकि जब ये बुक आपका सिलेबस जो है, सिलेबस में इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया था, इनके आत्मकथा को, तब ये जीवित थे, इसलिए करके उसमें मृत्यु नहीं दिया गया आपके किताब में। तो देखेंगे जरा, जूठन के जो लेखक है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इनका जन्म 1950 ईस्वी में और मृत्यु 2013 ईस्वी में हुई थी। और डिटेल्स में अब इसके बारे में समझते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में। जन्म जो हुआ था वो 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। 30 जून 1950 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो बरला। बरला एक गांव है जो कि बरला एक गांव है जो कि मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर में एक मुजफ्फरपुर भी है, वो बिहार में है, लेकिन मुजफ्फरनगर जो कि उत्तर प्रदेश में। यानी कि इनका जन्म जो है 30 जून 1950 ईस्वी को बरला में, यानी बरला कहाँ है, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यानी बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरेला गांव में इनका जन्म हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। और इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 2013 को। कैंसर था इनको, पेट का कैंसर था, पेट में स्टोमक कैंसर था इनको, जिनके कारण 17 नवंबर 2013 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। वही मैं लिखा हूँ, कैंसर के कारण देहरादून में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, देहरादून में। अब इनके बारे में जानते हैं, इनके माता और पिता के बारे में। इनके माता कौन थे, पिता कौन थे। इनके माता पिता जो है, माता जो है वो मकुंदी देवी इनकी माता, और पिता छोटन लाल थे। एक बार फिर से जरा, माता मकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल था। इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं जरा, आखिर ये क्या क्या शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।
इनकी शिक्षा से संबंधित क्या क्या ख्याति है। तो शिक्षा का सबसे शुरुआत करते हैं किए हैं ये जो अक्षर ज्ञान, यानी शुरू जो पढ़ाई किए हैं पढ़ाई करना जो शुरू किए थे बिल्कुल, तो अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही, ये नाम है शिक्षक का, सेवक राम मसीही के द्वारा सबसे पहला इनको अक्षर ज्ञान दिया गया, यानी कि पढ़ाई शुरू की गई। यानी जो पढ़ाई शुरू की गई थी वो सेवक राम मसीही के द्वारा शुरू की गई थी। और वैसे जगह जहाँ बिना कमरे, वहाँ कमरा था ही नहीं, गांव ऐसे ही होते हैं क्लास, अब तो काफ़ी डेवलप हो चुका है जगह, लेकिन पहले ऐसे ही होते थे। वहाँ कोई कमरा नहीं था उस गांव में, मतलब उस गांव में, मतलब जहाँ पढ़ाई करते थे वो स्कूल में जो ये पढ़ाते थे सेवक राम मसीह जी, उसमें कोई कमरा था ही नहीं, बिना टाट चटाई वाले, और बैठने के लिए चटाई वगैरह भी कुछ नहीं, बस घर से ही अगर बोरा बिस्तर कुछ है अगर वो लेके आइए, नहीं तो ऐसे ही जमीन पे बैठ के पढ़िए। ऐसा इनका स्कूल था, सबसे प्रारंभिक स्कूल, जो कि सेवक राम मसीही के द्वारा चलाया जाता था। 11वीं की परीक्षा वहां पे तो ये तो शुरुआती किए हैं, और 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज, ध्यान से देखेंगे जरा, ये 11वीं की जो परीक्षा दिए थे वो बरला इंटर कॉलेज से दिए थे। ये कॉलेज का नाम है बरला इंटर कॉलेज, जो कि 11वीं की परीक्षा दिए थे, और ये है कहाँ, तो बरला में है। वहां से वो उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, वो पास हुए थे, यानी कि 11वीं की परीक्षा वो पास किए थे बरला इंटर कॉलेज से। लेकिन 12वीं की परीक्षा में, लेकिन जब 12वीं की वो परीक्षा दिए तो उसमें अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए थे ये कवि। यानी 11वीं की परीक्षा तो पास कर गए, लेकिन 12वीं की परीक्षा में ये फेल कर गए थे। फलस्वरूप यानी जिसका परिणाम क्या हुआ कि बरला कॉलेज छोड़ करके उनको डीएवी इंटर कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। कहाँ, देहरादून में थे। इनकी पढ़ाई उत्तर प्रदेश और देहरादून इन जगहों पे हुई है। तो डीएवी इंटर कॉलेज से जब वो फेल हो गए 12वीं में, तो वो एडमिशन फिर लिए डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला लिए, और फिर वो पास हुए। 1992 ईस्वी में हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए हैं, यानी हिंदी में वो एमए किए हैं। कहाँ से, तो श्रीनगर विश्वविद्यालय से, और वो कहाँ, गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से वो हिंदी में एमए किए हैं। तो ये था कुछ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में। अब इसके बारे और जरा डिटेल से समझते हैं। अब समझते हैं जरा इनकी वृत्ति, इनकी जो ख्याति है, आखिर मतलब इनकी जो वृत्ति है यानी ख्याति जो है, क्या चीज इनकी में और क्या खास चीज था। तो देखिए यहाँ जरा, वृत्ति का मतलब ख्याति बोल सकते हैं इसको, है ना, यानी कि ये इनमें और क्या क्या खास चीज था। देखिए जरा क्या है, 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहाँ पे बम बारूद ये सब बनते हैं ना, उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करते हैं। तो वृत्ति क्या, इनकी खास बात क्या कि 12वीं कक्षा में, यानी जब वो 12th क्लास में थे, 12वीं की कक्षा में थे, तभी वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने लगे थे। यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी कर रहे थे वो, यानी कि फिर से सुनेंगे 12वीं कक्षा में जब वो थे तभी वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में, ये ध्यान रखेंगे, और इनकी मृत्यु भी देहरादून में हुई थी, देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी कर रहे थे। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा, जो कि चंद्रपुर में है। चंद्रपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये महाराष्ट्र में जॉब लगना। जब महाराष्ट्र में चंद्रपुर, यानी चंद्रपुर जो है, चांदा जो फैक्ट्री जो था ऑर्डिनेंस का चंद्रपुर में, चंद्रपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, जब वहाँ पे इनका ये जब जॉब कर रहे थे, तब ये जो है दलित वर्ग के लोग, दलित का मतलब जो छोटे वर्ग के लोग हैं, गरीब असहाय लोग हैं, उनके बारे में जो लेखक लिखते हैं, उन लेखक से इनकी मुलाकात हुई थी, और वो बहुत ही प्रेरणा उनको मिली थी। जैसे कि भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनसे भी इनको बहुत प्रेरणा मिली, और फिर और ज़्यादा ये दलित के बारे में लिखे थे। तो ये यही था, चंद्रपुर महाराष्ट्र में उनको ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री में फिर वो जॉब किए। ड्राफ्टमैन की नौकरी की है वहाँ पे, यहाँ पे चांदा में।
सम्मान इनको क्या क्या मिल चुका है, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। फिर से समझेंगे, सम्मान इनको क्या मिला है, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 1993 में, यानी कि 1993 ईस्वी में इनको अवार्ड मिला है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला है परिवेश सम्मान मिला है इनको अवार्ड 1995 में, जय श्री सम्मान मिला 1996 में, और कथा कर्म सम्मान मिला है 2000 ईस्वी में। कृतियां, अगला समझते हैं जरा कृतियां। कृतियां का मतलब मैं हर चैप्टर में बताता हूं। कृतियां मतलब क्या 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 चीज ये लिखे हैं जिनके लिए हम इनको याद करते हैं। कृतियां है क्या क्या है, जूठन जो कि आत्मकथा, जो कि ये चैप्टर हम पढ़ ही रहे हैं, जूठन जो कि आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। अगला है सलाम, घुसपैठिए। घुसपैठिए जो है वो एक कहानी संग्रह है। घुसपैठिए जो है वो कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह मतलब बहुत सारा कहानी एक ही जगह एक ही पुस्तक में होना, वही होता है कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह, संग्रह मतलब जमा हुआ, बहुत सारा कहानी एक ही जगह जमा किया हुआ है, वो कौन सा है, घुसपैठिए। सदियों का संताप, सदियों का संताप भी लिखे हैं ये। संताप का मतलब होता है दुख या कलेश, यानी सदियों का संताप यानी सदियों से जो दुख चल रहा है, ये है इनका शीर्षक, ये लिखे हैं। बस बहुत हो चुका, जिसको बोलते हैं इनफ इज इनफ, ऐसे अंग्रेजी में मूवी वगैरह भी सुनेंगे, इनफ इज इनफ इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। अगला अगला कहानी जो लिखे हैं, अब और नहीं, जो कि कविता, जो कि कविता संकलन है। संकलन का मतलब होता है एकत्रित या इकट्ठा करना, वही मैं लिख दिया हूं। हर एक वर्ड का, जहां तक मैं समझता हूं, हर एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी वर्ड में प्रॉब्लम आता है तो आप जरूर इसको जो है आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं। मैं जरूर उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब और नहीं, ये जो है क्या है, कविता संकलन है। संकलन का मतलब होता है एकत्रित या इकट्ठा करना होता है, यानी कि ये जो है कविता संकलन, यानी बहुत सारे कविता एक ही जगह एकत्रित है। जैसे कहानी संग्रह, वैसे कविता संग्रह भी बोल सकते हैं, कविता संकलन होता है ऐसे, मतलब संकलन का मतलब इकट्ठा या एक जगह होना। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो कि एक आलोचना है, मतलब आलोचना मतलब जो समाज में घट रहा है उसके ऊपर आलोचना व्यक्त करना, मतलब कि दुख जाहिर करना। आलोचना मतलब उसकी निंदा करना। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो लिखे हैं, ये क्या है, तो ये है एक आलोचना। तो दलित क्या होता है ये आप समझ गए होंगे, जो छोटे जाति के लोग होते हैं, जो बहुत ही गरीब और असहाय होते हैं, उन्हीं को तो दलित कहा जाता है। यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आएगा, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि उसमें से 100% आपका बन जाएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस इसको आप ध्यान से समझते जाइए। आगे समझते हैं जरा कि महाराष्ट्र में, और इनके बारे जरा नोट फर्स्ट में, महाराष्ट्र में मेघदूत, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेघदूत, इसको मैं डिनोट करता हूं नोट में। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। नाट्य संस्था, नाट्य मतलब होता है नाटक, यानी नाटक करने वाला संस्था को स्थापित किए, जिसका नाम रखे वो मेघदूत। यानी बोल सकते हैं मेघदूत क्या है, तो ये एक नाट्य संस्था, यानी कि नाट्य संस्था है ये। नाट्य मतलब नाटक होता है। जैसे कि गांव वगैरह में देखते होंगे आप कि सरस्वती पूजा में जनरली ऐसा होता है कि नाटक लोग खेलते हैं, आप लोग देखे होंगे ऐसा। तो वही महाराष्ट्र में मेघदूत नाम का एक नाट्य संस्था स्थापित किए थे, एक एकेडमी, एक संस्था ही बना दिए थे। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया, और ये संस्था स्थापित की, इसमें खुद ये नाटक भी किए हैं, बहुत सारा। इसी के माध्यम से अनेक नाटकों में वो भाग भी लिए। अभिनय मतलब होता है एक्टिंग करना, जो एक्टर लोग करते हैं ना, वही एक्टिंग भी किए हैं बहुत सारा इस मंच के माध्यम से, और साथ साथ मंचन निर्देशन भी किए। निर्देशन मतलब होता है डायरेक्शन, यानी कि
जो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टर होता है ना, फिल्म जैसे बनाते हैं, तो डायरेक्टर जो होते हैं उसी तरीके से नाटक का भी तो डायरेक्टर होता है, तो ये डायरेक्टर के रूप में भी इस संस्था में काम कर चुके हैं। डायरेक्टर का काम क्या होता है कि सबसे पहले नाटक जो लिखा हुआ है उसको किस तरीके से निभाया जाए, उसको किस तरीके से पर्दे पे उतारा जाए, वो उसको डायरेक्ट करते हैं, वो बताते हैं किसको इस लाइन को इस तरीके से आपको नाटक करना चाहिए। और जो एक्टर होते हैं यानी कि अभिनेता होते हैं या अभिनेत्री जो होती है, उसको पढ़ करके वो डायरेक्टर जिस तरीके से कहते हैं उस तरीके से वो शॉट देते हैं, यानी कि वो ऐसा वैसा अभिनय करते हैं। ये समझ गए होंगे कि ये महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्य संस्था स्थापित किए हैं, इसमें बहुत सारा खुद नाटक भी किए इस संस्था के माध्यम से, और डायरेक्टर भी इसके बहुत सारे नाटकों के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अगला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को दलितों के कवि या रचनाकार कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दलितों के कवि या रचनाकार किसे कहा जाता है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहा जाता है। वो जो है वो भी एक दलित ही थे। वाल्मीकि जो टाइटल है वो एक दलित का टाइटल माना जाता है, और इसमें दर्शाए हैं ये अपनी आत्मकथा में ये दिखाएं कि उनको जीवन में इस जात को लेकर के जो टाइटल वाल्मीकि है, जैसे ही नाम सुनते हैं वाल्मीकि, जैसे ही टाइटल, कोई टाइटल से लोग पहचानते हैं, जैसे ही टाइटल उस देख करके लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या क्या यातनाएं इनको मिलती, क्या क्या इनको समाज में झेलना पड़ता है, उस चीज़ को इसमें दर्शाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज कवि के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका जो आत्मकथा है, जो कहानी जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि वो भी इसे पढ़ सकें, इसे समझ सकें और एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट कर सकें। जय हिंद।